Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Nationalism in Europe in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम इसी chapter Nationalism in Europe को continue करेंगे and will get some information about the scenario of Europe after 1848, and will also discuss about unification of Germany, unification of Italy, which are most important topics of this lesson, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and nationalism. यानी 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना का मतलब अब वो जनतंत्र और क्रांति वगैरह नहीं रह गया था, बल्कि उससे वो धीरे धीरे दूर होने लग गया था. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power. यानी कि राज्य की जो पावर है, राज्य की जो सत्ता है ना, उसको बढ़ाने के लिए जो रूढ़िवादी थे वो अक्सर इन राष्ट्रवादी मान्यताओं का, इन भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे, ताकि, लेकिन वो अपने पर्पस से कर रहे थे जो कंजर्वेटिव्स लोग थे. ठीक है. दो मिडिल क्लास जर्मन ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन in 1848. It was repressed by the combined forces of monarchy and the military. यानी देखिएगा कि यह हालांकि क्या हुआ, जो मिडिल क्लास जर्मन लोग थे उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाना भी चाहा, लेकिन उनके इस प्रयास को किसने दबा दिया? राजशाही और फौज की ताकत द्वारा इसको दबा दिया गया. उन्होंने कोशिश की थी कि जर्मनी को एक किया जाए और राजाओं के राज से मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. और फिर इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया. यानी कि देखिए, मैंने अब क्या होता है कि कोई भी जो सिस्टम है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता. हालांकि 1848 के बाद यूरोप में वापस से मोनार्की आनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चली. जर्मनी ने कोशिश की थी कि उसको हटा के एक जो है पूरा उसको एक महासंघ बनाया जाए, कन्फेडरेशन बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. फिर उसके बाद प्रूशिया ने ही ये जिम्मा संभाला. नाउ विल मूव ऑन द टॉपिक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 to 1871. यानी 1866 से 1871 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस शुरू हो गया, और किस तरह से जर्मन जो है यूनिफाइड हुआ उसके बारे में अब हम समझेंगे. तो फर्स्ट है, देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इसमें लिखा है यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया. यानी यूनिफिकेशन किसके नेतृत्व में हुआ? प्रूशिया यानी प्रशा के नेतृत्व में हुआ. देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट. प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इस राष्ट्र निर्माण में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई, और ये नाम आपको बार बार मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है. 3 wars over 7 years, यानी 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई. किसके साथ? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. फ्रांस और डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ ये लड़ाइयाँ लड़ी गई. एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. और फिर क्या हुआ कि अंत में प्रशा की जीत हुई और जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो शुरू हुई. इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर. यानी कि 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए इस साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया. और जर्मनी के जो हालांकि इसमें यही बताया हुआ है कि जो जर्मन एम्परर था वो किसको बनाया गया था? केसर विलियम
फर्स्ट को कब 1871 में। द न्यू स्टेट प्लेस्ड a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। और ये जो नया एक राज्य बना था, नया कंट्री बनी थी जर्मनी में, तो इसका जो मुख्य जोड़ था वो क्या था कि करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करना, लीगल और जुडिशियल सिस्टम है, इन सबको एक नया रूप देने से संबंधित था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 टू 1870। देखिए अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे पॉसिबल हो पाया इसको हम एक बार समझ लेते हैं। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ड्यूरिंग द 1830s जेसुपी मैजिनी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो क्या हुआ कि उन जो 1830 के दशक में जोसेफे मैसिनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम की, जो उसको दिखाया, शुरू किया या उसको दिखाया अपनी तरफ से। द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड, यानी जो 1830 और 1848 का एक विद्रोह था, क्रांतिकारी विद्रोह, वो फेल हो गया था। Through a tactful diplomatic alliance with France, Serbia, Piedmont succeeded in defeating the Austria forces in 1859। 1859 में, ठीक है, 1859 में एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया गया, किसके साथ? फ्रांस, सार्डिया, पिडमोंट, इन सब में एक अलायंस बनाया गया, एक समझौता किया गया और इन सब ने मिलकर 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली, और संयुक्त इटली के सबसे पहले राजा के रूप में इमैनुअल सेकेंड को राजा घोषित किया गया। अब आप समझे कि किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली है। आप यहाँ जो पॉइंट्स आए हैं इनको एज इट इज़ याद करोगे तो आपके पेपर में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएंगे। फिर इसके बाद अब हम 2 पर्सन देख लेते हैं जिन्होंने अलग अलग अपने रोल को प्ले किया अलग अलग रिवोल्यूशन में। जैसे कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन कौन है देखते हैं एक बार। ही इज काउंट कैमिलियो ऑफ कावूर, इनका नाम था ये। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिया पिडमोंट, ये सार्डिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे। ही लेड the movement to unify the regions of Italy, though he was neither a revolutionary or nor a democrat। यानी कि उन्होंने जो इटली के यूनिफाई करने में, उसको यूनिफिकेशन करने में, उसके जो डिफरेंट रीजन थे उनको इकट्ठा करने के लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट लड़ा, उसको लेड किया, ठीक है। हालांकि वो ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही कोई नेता थे। The tactful diplomatic alliance with France was also engineered by Cavour, and thus Austria could be defeated and the unification of Italy was made possible। तो देखिए कि फ्रांस के साथ उन्होंने ऐसा समझौता किया और इसमें भी कावूर का ही हाथ था, जिसके कारण ही ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण पॉसिबल हो पाया। तो उन्होंने फ्रांस के साथ इस तरीके की समझौता किया था, इस तरीके की संधि की थी, जिसके कारण ही इटली यूनिफाइड हो पाया। नाउ अनदर पर्सन, हु इज ही इज जूसेपी गैरिबाल्डी, इनका नाम था जूसेपी गैरिबाल्डी। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर ट्रूप्स, यानी ये जो थे वो रेगुलर सेना का हिस्सा नहीं थे, यानी ये सेना का हिस्सा नहीं थे। फिर भी इन्होंने क्या किया? ही लेड आर्म्ड वॉलंटियर्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने क्या किया? इटली के एकीकरण में जो सशस्त्र स्वयं सेवक थे, वॉलंटियर्स का मतलब क्या होता है? जो स्वयं सेवक, यानी अपनी इच्छा से आने वाले, उनको जो है उनका नेतृत्व किया। नेतृत्व का मतलब उनको समझाया बुझाया और उनके अंडर में ही आगे काम हुआ। फिर इसके बाद है कि इन 1860 ही अलॉन्ग विद आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज एंड
succeeded in winning support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. फिर क्या हुआ, 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और जो स्पेनी शासक था उनको हटाने के लिए क्या किया, जो लोकल किसान थे, स्थानीय किसान थे, उनका समर्थन पा लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ही हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ सदर्न इटली एंड सिसिली to King Emmanuel II and thus unification of Italy could be made possible। यानी कि फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि भाई दक्षिणी इटली और सिसिली का राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया गया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, तो अब आपको पता चला है जीसीपी गैरिबल्डी कौन थे और जो कावूर थे उनका क्या रोल था। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is write a short note on the unification of Italy। देखिए अभी हमने unification of Italy बहुत अच्छे से समझा, तो जो वर्कशीट में ही आपके पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इससे शॉर्ट नोट कोई और हो नहीं सकता। जैसे कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ड्यूरिंग द 1830s जिउसेppe मैज़िनी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जिउसेppe मैज़िनी ने 1830s में एक प्रोग्राम रखा जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताया। द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड। जो क्रांतिकारी विद्रोह थे 1831 और 1848 के, वो फेल्ड हो गए थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, सार्डिया Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। यानी 1859 में आप देखिएगा कि उसमें क्या बताया गया है, एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, यानी कि एक बहुत ही समझदार भरी डिप्लोमेटिक अलायंस किया गया। किसके साथ? फ्रांस के साथ। और इसके कारण जो सार्डिया पीडमोंट था वो सक्सीड हो सका ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में। देन 1861 विक्टर इमैनुअल II was proclaimed king of United Italy। और 1861 में जो एम्परर था इमैनुअल II, उसको इटली का, यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is who became the German emperor after unification। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन के बाद एम्परर यानी राजा कौन बना? प्रूशियन किंग विलियम। जो प्रशा का राजा था विलियम, वही जर्मनी का, यूनाइटेड जर्मनी का एम्परर बना। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यानी जर्मन यूनिफिकेशन के आपको फीचर्स बताने हैं। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। जो प्रशा के नेतृत्व में ही यूनिफिकेशन किया गया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट। जो चीफ मिनिस्टर से प्रशा के ऑटो वन बिस्मार्क, वही इस पूरे यूनिफिकेशन के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, यानी 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ विद ऑस्ट्रिया के साथ लड़ी गई, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, और प्रशा की जीत के साथ ये खत्म हुई और कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, यानी यूनिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया। पॉइंट नंबर 4, इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। 1871 में प्रूशियन किंग केसर विलियम को जो है जर्मन का एम्परर घोषित किया गया। नाउ 5th पॉइंट इज The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। और जो एक नया राज्य बना उसका जो मुख्य जोर था जर्मनी में वो क्या था? करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का था। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is why do you think that nationalism in Europe moved away from its association with democracy and nationalism after 1848? यानी 1848 के बाद आपके विचार से, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप था, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, वो अपने अर्थ से, यानी जो जिसके साथ वो चीज़ें लोकतंत्र और जिस चीज़ों के साथ वो जुड़ा था उससे दूर क्यों हो गया? So the answer is the conservatives mobilized nationalist sentiments to promote state power and
टू अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करते थे, किस लिए? स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए, एंड द अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप, यानी यूरोप के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल करने के लिए वो ऐसा करते थे। देन दो मिडिल क्लास जर्मन tried to unite the different regions of German Confederation in 1848, यानी हालांकि जो मिडिल क्लास जर्मन थे उन्होंने ट्राई भी किया था 1848 में कि उसके जो जर्मन के विभिन्न इलाके हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, उनको आपस में जोड़ा जाए। इट वॉज रीप्रेस्ड बाय द कंबाइंड, यहाँ पर आएगा कंबाइंड, COMBINED, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, यानी लेकिन ये जो कोशिश भी की गई इसको राजतंत्र यानी मोनार्की और मिलिट्री की जो कंबाइंड फोर्स थी उनके द्वारा इसको दबा दिया गया, इस विद्रोह को। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास ओपन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए और आपको सारी वर्कशीट के जो लिंक्स हैं वो एक साथ अवेलेबल होंगे, आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।